नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर, असम और मिजोरम के बीच हिंसक संघर्ष में दोनों ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच मिजोरम सरकार ने वीडियो जारी किया है और वीडियो में असम पुलिस के हाथों में मशीन गन नजर आ रही है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो मिजोरम के मुख्यमंत्री से जल्दी ही बात करेंगे। दोनों ओर से नरमी के संकेत तो दिए गए, लेकिन इस बीच मिजोरम की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें पुलिस के पास मशीन गन की ये तस्वीरें दिख रही हैं। तनाव हालांकि अभी भी बरकरार है। भले ही दोनों तरफ से ये कह दिया गया हो कि स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में किया जाएगा, दोनों ओर से नरमी के रुख भी नजर आ रहे हैं। मिजोरम की तरफ से यह भी कहा गया कि असम के मुख्यमंत्री पर हुई एफआईआर को वापस लेने को तैयार है। और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि वो बातचीत करेंगे, जल्दी ही बातचीत होगी मिजोरम के मुख्यमंत्री से। लेकिन बावजूद इसके मिजोरम की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें पुलिस के हाथ में मशीन गन है, यानी टेंशन अभी भी बरकरार है बॉर्डर पर। हालांकि इस तनाव को खत्म करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं असम और मिजोरम की तरफ से, जो अभी खबर आई है। लेकिन ये वीडियो और ये तस्वीरें एक बार फिर से बताती हैं कि तनाव अभी भी बरकरार है वहां पर। तनाव भरे हालात आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वीडियो जारी किया गया है मिजोरम की तरफ से, जहां पर यह दिखाने की कोशिश कि किस तरीके से पुलिस के हाथ में मशीन गन है और बॉर्डर पर कितना टेंशन है, वो वाली सिचुएशन भी लगातार यहां पर देखी जा रही है। हालांकि इस बीच दोनों तरफ से यह कहा गया कि तनाव को खत्म करने की कोशिशें की जाएंगी। सवाल यही कि बॉर्डर पर तनातनी कब खत्म होगी। पुलिस के हाथों में मशीन गन की तस्वीरें सामने आई हैं। मिजोरम की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। मिजोरम की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो असम के मुख्यमंत्री पर की गई एफआईआर को वापस लेने को तैयार हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि वो भी बातचीत करेंगे। असम की ओर से अघोषित आर्थिक पाबंदियां लगाए जाने के बाद से अब मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई है कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और मामले को और बिगड़ने से बचाए। मैं इस समय आइजॉल में हूं, ठीक मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर। मुख्यमंत्री क्वारंटीन में है, लेकिन फोन पर उनके साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार असम सरकार है, क्योंकि असम के 200 पुलिसकर्मी वहां पर आए थे और मिजोरम की पुलिस आउटपोस्ट पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और उसके बाद ये हिंसक झड़प हुई जिसमें मिजोरम की तरफ से भी 2 लोग घायल हुए। उनके दफ्तर के ठीक बाहर कई सारे लोग, चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर क्वारंटीन में चले गए हैं, होम आइसोलेशन में चले गए हैं, उनके दफ्तर के कई सारे लोग 24 जुलाई को हुई मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि संक्रमित हो सकते हैं और इसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर भी होम आइसोलेशन में है। लेकिन इस बीच उन्होंने गुहार लगाते यहां तक कहा है केंद्र से कि इसको दोबारा एक दूसरा बर्लिन न बनने दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी सप्लाई जो है वो असम के रास्ते आती है मिजोरम को। और अगर यहां पर यह घोषित, क्योंकि असम की ओर से कई जगहों पर जितनी सीमाएं हैं हर जगह ब्लॉकेड लगा दिया गया है 6 पुलिसकर्मियों के मरने के विरोध में। और अब सरकार, मिजोरम की सरकार ने केंद्र से अपील की है कि वो हस्तक्षेप करें, इससे पहले मामला और बिगड़ जाए। उन्होंने कहा है कि हर रास्ता, हर मुश्किल का एक सोल्यूशन होता है, रास्ता निकाला जा सकता है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्री बैठकर बातचीत कर सकते हैं और दोनों लोग इस मुद्दे पर एक सहमति से इस विवाद को सुलझा सकते हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो आइजॉल, मिजोरम से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। आइजोल से ही इस वक्त आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए 2-3 चीजें। पहली बात, ये कहा जाता है कि इसको बर्लिन न बनने दिया जाए। दूसरी बात, दोनों तरफ से ये बात आती है कि हम बातचीत करेंगे, मामले का समाधान निकालने की कोशिश होगी, हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर जो हुई है एफआईआर उसको वापस लेने की कोशिश होगी। लेकिन उसके बाद ये वीडियो जो सामने आ रहा है जिसमें पुलिस के हाथों में मशीन गन है, अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहां पर? नवजोत, कल तक दरअसल जो भी तस्वीरें सामने आ रही थी वो असम की ओर से सामने आ रही थी। उनका दावा था कि मिजोरम की ओर से देखिए एलएमजी फायर की गई, 6 जवानों की मृत्यु हुई और इसको मिजोरम भी इनकार नहीं कर सकता। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आज तक के कैमरे पर जब हम मिजोरम पहुंचे तो यहाँ
की जो सरकार है उन्होंने अपना पक्ष रखा कि देखिए उस दिन दरअसल हिंसा में असम पुलिस भी अपना एलएमजी लेकर के आई थी, 200 पुलिस वाले आए थे, हथियार, एमिनेशन और एम्बुलेंस लेकर के आए थे। चीफ सेक्रेटरी ने सैटेलाइट मैप भी हमें दिखाया, उसमें कहा कि देखिए ये पोजीशन थी, वो आगे बढ़े थे। तो जो असम सरकार कह रही है कि देखिए वो हमारी टेरिटरी में लगातार आते रहे, आज मिजोरम कह रहा है कि देखिए दरअसल असम हमारी टेरिटरी में लगातार आता रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब इस बात पर सहमति बनी है कि दरअसल इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि दोनों राज्यों के लिए ये ठीक नहीं है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य हैं और ये एक तरह की लाइफलाइन भी है। लेकिन अब एक स्थिति दूसरी बिगड़ी है मिजोरम में, खासकर न सिर्फ आइजॉल बल्कि दूसरे इलाकों में, क्योंकि यहां पर असम की ओर से, हालांकि सरकार ने ब्लॉकेड नहीं लगाया है उसका कहना है, लेकिन जो ब्लॉकेड लगे हैं इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। सप्लाई लाइन मिजोरम की असम से होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है और उसका नतीजा यह हुआ है कि मिजोरम में किल्लतें होने लगी। और किल्लतें किस तरह की? आवश्यक वस्तुओं की। आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, हम इस समय आइजॉल से आगे एक पेट्रोल पंप पे हैं, यहां पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी क्योंकि सप्लाई लाइन बंद हो गई है। अब यहां किसी को पेट्रोल डीजल चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर लेकर के आना होगा और इसलिए यहां की जिले की जो कोलाशिब जिला है, इसकी एसडीएम मेजर कैरलिन हमारे साथ हैं। आशुतोष, मेजर, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये क्राइसिस कब से शुरू? जी 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 आशुतोष जी, मैं आशुतोष लौटती हूं, जरा सुनवाते हैं कि मिजोरम सरकार क्या कह रही है। मैं फिर लौटती हूं आपके पास। Yeah, we have never made any first move. We never send our police to Assam. Assam has also been building up. In fact, you can see through social media that they are mobilizing bulletproof vehicles, which they have deployed at Lailapur and the surrounding areas. They have. और इस बीच हेमंत बिस्व शर्मा का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे, बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहेंगे या फिर नहीं, इस पर विचार मंथन अभी भी जारी है। कल रात उन्होंने जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की थी। खबर के मुताबिक नड्डा ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहना चाहते हैं या फिर नहीं, इस पर वो मंगलवार तक अंतिम निर्णय ले सकते हैं। बाबुल सुप्रियो इस वक्त दिल्ली में अपने घर पर हैं। कल उन्होंने बीजेपी ही नहीं छोड़ी बल्कि राजनीति से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था। प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो कहना था वो लिख दिया है और इस बीच मंगलवार तक का वक्त उनको दिया गया है। वही तय करेंगे कि क्या डिसीजन उनका होता है। बीजेपी छोड़ने पर असमंजस अभी भी बरकरार है। सीधा चलेंगे, अनुपम मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबुल सुप्रियो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बावजूद इसके मंगलवार तक का वक्त, और इस बीच हमने देखा कि अभी भी एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जा रहा है। क्या वो संन्यास लेंगे, रहेंगे, नहीं रहेंगे बीजेपी में, क्या कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है? अनुपम जी नवजोत, देखिए कल जब उन्होंने दोपहर बाद फेसबुक में पोस्ट किया, राजनीति छोड़ने की बात कही, उसके बाद 2-3 बार उन्होंने अपना फेसबुक पोस्ट उसको एडिट भी किया, लेकिन कल रात जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, उनको अपना फैसला फिर से पुनर्विचार करने को कहा गया है जेपी नड्डा की ओर से, और कल फिर जेपी नड्डा के साथ एक मुलाकात होनी है बाबुल सुप्रियो की, और उसी के बाद फाइनल होगा। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया था उसमें तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अब राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन ये भी लाजमी था कि उनको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से जिस विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है, उसके बाद बाबुल सुप्रियो का इस तरह से छोड़ जाना तो बंगाल बीजेपी के भविष्य पर एक असर पड़ सकता है। तो ये सब सोचकर एक बार पुनर्विचार की बात कही गई है बाबुल सुप्रियो से। बिल्कुल, शुक्रिया। और इस बीच ये भी बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को अलविदा किया और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। हालांकि दिलीप घोष का यह कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा थे और आगे भी रहेंगे। I felt whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or get into any kind of questioning. लेकिन लोग अलग अलग पोस्ट करते रहते हैं समय समय पर। पार्टी फेसबुक और ट्विटर पर नहीं चलता है। बाबुल जी हमारे पुराने नेता, सीनियर लीडर और मंत्री हैं, और वो उनकी अगर कुछ बोलना है तो उनसे बात करने वाले भी पार्टी में हमारे नेता हैं, वो बात करेंगे। कोई भी विषय हो उस जगह पर उसका समाधान। लेकिन सांसद पोस्ट छोड़ने का बात की है उन्होंने, पॉलिटिक्स छोड़ने का कुछ नहीं छोड़ेंगे, पार्टी में है, पार्टी के साथ रहेंगे। उनका
भूमिका में परिवर्तन या प्रशासन में रहकर अपना अनुभव बढ़ाया है। और हम संगठन में चाहते हैं उनका भी जो अनुभव है, उनकी जो जोश है, उसका हम बंगाल के ऑर्गेनाइजेशन में काम लगाएंगे। बाकी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, उनके बारे में सोचेंगे क्या काम करें। और अब बात मिशन यूपी की कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। और इसके अलावा अमित शाह मिर्जापुर के लिए भी सौगात लेकर पहुंचे हैं। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे और वहीं से वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना वहां भी करेंगे। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शिलान्यास के मौके पर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। तीन तस्वीरें, एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा अर्चना करने और फिर उसके बाद मिशन यूपी के लिए उन्होंने मंच से योगी सरकार की तारीफ की। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। और जो स्वप्न देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आज का उत्तर प्रदेश पुराने वाला यूपी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है उस पर पहले माफियाओं का अवैध कब्जा हुआ करता था। बीजेपी ने यूपी से माफिया राज खत्म कर कानून का राज स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना मोदी सरकार का सपना है। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। उत्तर प्रदेश देश के अंदर
अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव में उतर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। योगी सरकार का पोल मोदी सरकार खोलती है पार्लियामेंट में 22 नवंबर 2019 को, क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 4509 डॉक्टर्स का सैंक्शन स्ट्रेंथ है। कितने काम कर रहे हैं योगी के दौर में? 1344। क्या प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर देश की उत्तर प्रदेश जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये चीजें नहीं करेंगे, खाली बस बातें करेंगे, नफरत फैलाएंगे। यही चीज है जो उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है और इसका बेहतरीन जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं हुई है। जितनी भी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को भी पूरा मिला है और इस बात को मुसलमान समझते हैं। अब मुसलमान पढ़ लिख गए हैं, कुरान को वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन अपने सामाजिक जीवन को वो धर्म से नहीं चलाएंगे। अब वो धर्म से निजी जीवन को चलाएंगे और सामाजिक जीवन को रोटी और रोजगार की व्यवस्था देख करके चलाएंगे। ये समझ इन मुस्लिम नेताओं को भी हो चुकी है। ये तो खाली एक दिखाने के लिए ये मीडिया के मुगल हैं, हमारे ओबीसी भाई साहब, ये मीडिया मुगल हैं, इनका नीचे कोई अस्तित्व। भी तेजी से चुनावी कार्ड खेल रही है। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन लगातार जारी है। ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी यूपी में जबरदस्त मोर्चाबंदी चल रही है। उत्सव वर्ग का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और खास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है, उसके बीच में जा करके उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे नहीं। चारों युगों का सबसे बुद्धिमान समुदाय कोई है तो वो ब्राह्मण है। उनके आनुवंशिकी में ही बुद्धि चली आ रही है। उन्हें क्या ये समझ नहीं है कि यहाँ पर किसका भला हो सकता है, कौन उनका भला कर सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनका कोई भला नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से सुरक्षा, रोजगार, व्यवस्थाएं, आतंक को भय से मुक्ति मिली है, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिला है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान समाज है वो सम्मेलनों में आ जाएंगे वो, लेकिन वो रहेंगे भाजपा के साथ। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ मामले में दिल्ली पुलिस कल चार्जशीट दाखिल कर सकती है और इस मामले में पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं। क्राइम ब्रांच की 3 महीने की तफ्तीश में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक सुशील कुमार सहित इस मामले में 20 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन 5 आरोपियों में से 3 वांटेड अपराधी हैं। पुलिस के मुताबिक वर्चस्व की लड़ाई में सागर की हत्या की गई। मारपीट की घटना जिस मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई है उसकी फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट के अलावा कुछ सीसीटीवी की फुटेज, छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद लोगों के बयान पुलिस ने तफ्तीश में शामिल किए हैं। तो कल चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। हर महीने आपकी जेब पर सीधे असर डालने वाले कई तरह के बदलाव होते हैं। 1 अगस्त से भी ऐसे कई बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने के लिए तैयार हैं। इनमें से काफी कुछ तो आपकी जेब को हल्का करने का काम करेंगे, जबकि कुछ नियम आपके लिए फायदे की सौगात लेकर भी आ रहे हैं। आम लोगों की जेब पर सीधे असर डालने वाले कुछ बड़े बदलाव 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। इनमें से कुछ नियमों से लोगों को फायदा होगा और कुछ उनकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। आइए इन बदलावों के बारे में एक-एक कर जानते हैं। छुट्टी के दिन भी आएगी बैंक खाते में सैलरी। इस बार 1 अगस्त को रविवार है। ऐसे में अभी तक छुट्टी के दिन अभी तक सैलरी खाते में नहीं आती थी, लेकिन अब सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और ब्याज का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा और छुट्टी के दिन भी किसी की सैलरी नहीं रुकेगी। दरअसल आरबीआई ने ऐलान किया है
कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध होगा। इसके बाद 1 अगस्त से NACH की सुविधा 7 दिन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी कभी भी ट्रांसफर कर सकेंगी। 1 अगस्त से IPPB की डोर स्टेप बैंकिंग पर लगेगा चार्ज। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज लेना लागू करने वाला है। अभी IPPB डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन 1 अगस्त से बैंक हर ग्राहक से डोर स्टेप बैंकिंग के मामले में कुछ सर्विस पर 20 रुपए और GST लेने वाला है। ATM से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। RBI ने हाल में ATM ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। RBI ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 15 रुपए से 17 रुपए कर दिया है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। ये नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। ICICI बैंक से कैश निकालना होगा महंगा। ICICI बैंक ने हर महीने 4 मुफ्त नकद लेन देन की छूट दी है, लेकिन इसके बाद 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। 1 अगस्त से होम ब्रांच से हर महीने 1 लाख रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा पर 5 रुपए प्रति 1000 रुपए पर चार्ज चुकाना होगा और न्यूनतम 150 रुपए देना ही होगा। वही नॉन होम ब्रांच से एक दिन में 25,000 रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे ज्यादा के लेन देन पर 5 रुपए प्रति 1000 रुपए का चार्ज देना होगा। इसमें भी न्यूनतम 150 रुपए चार्ज देना ही होगा। इसके अलावा भी अगस्त में हो सकता है कि फॉर्म 15CA और 15CB की फाइलिंग डेट को 15 अगस्त से और आगे बढ़ा दिया जाए। 4 से 7 अगस्त के बीच रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद लोन और FD की दर बदल सकती है। आज तक ब्यूरो।